हेलो दोस्तों, कप्तान अड्डा की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का। शुरुआत करेंगे अपना पहला लेक्चर कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ, कंप्यूटर शब्द हमें मिला कैसे, जो कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं आजकल। तो दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई आपका लैटिन शब्द कंप्यूट से। कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। इसीलिए कंप्यूटर को गणना यंत्र या संगणक भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर किस शब्द से लिया गया, सबसे पहले ये बात, तो कंप्यूटर शब्द लिया गया आपका लैटिन भाषा का शब्द। पहला प्रश्न पूछेगा किस वर्ण से, किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन। दूसरा, किस शब्द से बना गया, तो कंप्यूट। मीनिंग क्या है, गणना करना या टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। कंप्यूट शब्द है वो जिसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, इसीलिए इसको कैलकुलेटिंग मशीन या संगणक भी कहा जाता है। दूसरा, सबसे पहले बात करें कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर एक डिवाइस, इसे मानते हैं हमारा कंप्यूटर। ये कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर में इनपुट कराया जाता है सबसे पहले रॉ डेटा, और इस रॉ डेटा को कंप्यूटर कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके इस रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जैसा आपने पिछले लाइन में पढ़ा होगा, एक ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपके जो भी आंकड़े हैं, रॉ डेटा है, उसको कन्वर्ट करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो वही इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट, उसी रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट। इंफॉर्मेशन क्या होता है, यूजफुल डेटा। यूजफुल डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। जैसे कोई भी आपका एड्रेस घर का, वो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन था। तो ऐसे ही जो हमारा रॉ डेटा है उसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, ये कंप्यूटर का काम होता है। कंप्यूटर, आप पूरा शब्द देख रहे हैं कंप्यूटर, COMPUTER। तो हर एक शब्द का एक अलग मीनिंग है, हर एक शब्द का मीनिंग अलग अलग है। जैसे C का मतलब कुछ और, O का मतलब कुछ और, MPUTER। तो यहाँ पर C है कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। तो आपका कंप्यूटर बनता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इस तरह हर एक मीनिंग का भी मतलब पूछा जा सकता है, हर एक शब्द का अलग अलग मीनिंग पूछा जा सकता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा प्रत्येक शब्द का मीनिंग क्या होता है। फिर बात करें कंप्यूटर शब्द, जो कंप्यूटर हमें मिला, इसके फादर कौन है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। याद रखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। फिर बात करें दोस्तों, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर के दिन। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। एक और प्रश्न आप लोग कमेंट करिएगा, एक प्रश्न कि कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। सब लोग देखिएगा और इसको कमेंट करिएगा कि कंप्यूटर सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। आगे बढ़े दोस्तों कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है, शुरुआत कब से हुई कंप्यूटर की और कब जाकर कंप्यूटर, अभी कौन सी जनरेशन चल रही है उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले है कंप्यूटर की पीढ़ियों में
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी किस जनरेशन में किस प्रकार का हार्डवेयर, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, मेमोरी और कितना टाइम लगता था उसको कैलकुलेट करने में, कुछ उदाहरण हम आज देखेंगे इसी कंप्यूटर की पीढ़ियों के अंतर्गत। तो दोस्तों, सबसे पहला ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंप्यूटर जनरेशन, क्योंकि इससे एक प्रश्न आने की संभावना प्रबल रहती है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का एग्जाम हो या किसी अदर स्टेट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन के लिए। फर्स्ट जनरेशन जिसमें शुरुआत हुई 1942 से 1955 के बीच। सबसे पहला हार्डवेयर के रूप में यहाँ पर उपयोग किया जाता था वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले प्रयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली का प्रयोग किया गया। और सॉफ्टवेयर में मशीन लैंग्वेज या इसी को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है या इसी को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। बाइनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ पाता है, मशीन लैंग्वेज समझ पाता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ पाता। तो वही प्रयोग किया गया पहले जनरेशन में। मेमोरी के रूप में पेपर टेप या पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। पेपर टेप या पंच कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निर्वात नली भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न आपके मेमोरी और हार्डवेयर इनसे बहुत बार पूछा गया है। गणना मिली सेकंड्स लगती थी और उदाहरण है एनिएक। आपको कमेंट करके बताना है एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है। एनिएक एक कंप्यूटर है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरी जनरेशन में आते हैं तो पहली जनरेशन में क्या क्या देख लिया हमने, 1942 से 1955 का टाइम पीरियड है। दूसरा वैक्यूम ट्यूब, बाइनरी लैंग्वेज, पेपर टेप एंड पंच कार्ड, मिली सेकंड्स में कैलकुलेशन और एनिएक इसका एग्जाम्पल। दूसरी जनरेशन 1956 से 65 के बीच, यहाँ पर आ गया है ट्रांजिस्टर। 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग करने लगे हैं हम सेकंड जनरेशन से। और सॉफ्टवेयर में असेंबलर और कंपाइलर प्रयोग करने लगे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों क्यों, क्योंकि अब प्रोग्राम लिखे जाने लगे हैं और प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखना इतना आसान है नहीं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज, दैट्स वाई वी नीड other languages like high level languages, C++, Java, Python, other languages. So we have to convert these high level language into low level language, so we need language translator. तो हमें अगर जो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, जो मेनली 3 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। एक है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रेटर। ये आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहे जाते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उस दौरान ये तीनों, अभी मैं आपको 1 मिनट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहला असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कौन प्रयोग किया जाएगा, तो असेंबलर, सिंपल सा है। दूसरा है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों का काम एक ही है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। उच्च स्तरीय भाषा को कन्वर्ट करते हैं निम्न स्तरीय भाषा में। तो दोस्तों, दोनों एक ही काम करते हैं तो हमें 2 क्यों जरूरत पड़ी। ये दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के काम करने के तरीके में अंतर है। कैसे? कंपाइलर जो काम करता है वो काम करता है आपका पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कराता है। पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कराता है, मतलब इट ट्रांसलेट्स कंप्लीट प्रोग्राम एट वंस। ये कंपाइलर का काम है। जबकि इंटरप्रेटर इट ट्रांसलेट्स प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन। मतलब अगर जो पूरी 10 लाइन है तो एक साथ कंपाइल करके रन करा के ट्रांसलेट करने का काम करता है कंपाइलर। वहीं 10 लाइन में हर एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, ये है आपका इंटरप्रेटर। यही दोनों के काम में अंतर है। तो कंपाइलर
जो रन तेज़ी से कराएगा पर उसमें गलती होने की संभावना है, उसमें बग आ सकते हैं, जबकि इंटरप्रेटर देर आए दुरुस्त आए वाला काम करेगा। लेट होगा, थोड़ा देरी से ट्रांसलेट करेगा, पर वो संभावना इसके एक्यूरेट होने की ज़्यादा है एज कंपेयर टू कंपाइलर। तो यही आपके प्रयोग किए जाते थे। सबसे पहले बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन के बारे में। तो सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर, उसके बाद असेंबलर और कंपाइलर, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क आपने देखा होगा, जो बचपन में हमने रील घुमाने वाला एक देखा है, वो आपके मैग्नेटिक टेप और डिस्क के रूप में प्रयोग किया जाता है सेकंड जनरेशन में। और गणना एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन अब थोड़ा सा तेज हो गई है, माइक्रो सेकंड्स में हम कैलकुलेशंस करने लगे हैं। IBM का 1401 इसका एक एग्जाम्पल है। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गया है, सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप आ गए हैं, सेकंड जनरेशन में कंपाइलर और असेंबलर आ गए हैं। थर्ड जनरेशन की बात करें, 1966 से 75 के बीच IC का प्रयोग होने लगा। अब ये IC क्या है? इंटीग्रेटेड चिप नहीं, ये इंटीग्रेटेड सर्किट कर लीजिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है IC का फुल फॉर्म। और यहाँ पर इंटरप्रेटर प्रयोग किया गया। चुंबकीय स्टोरेज में यही मैग्नेटिक टेप ही प्रयोग हो रहे हैं, तो उनमें मैग्नेटिक स्टोरेज में इंक्रीज हुई, उसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हुई। नैनो सेकंड्स में अब कैलकुलेशंस होने लगी और IBM का 360। यहाँ पर आपने देखा एक शब्द प्रयोग किया गया है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों IC आपका IC है क्या? IC है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये है आपका IC। तो IC को बनाया किसने? IC को बनाया जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने। आप याद रखिएगा, जैक किल्बी बहुत बार पूछा गया है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ये IC बनाने वाले हैं। शुरुआत हुई IC की, तब IC शुरू हुआ SSI से, स्मॉल स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पर लगभग 10 कंपोनेंट्स एक सर्किट में इंस्टॉल किए जाते थे। उसके बाद आया मीडियम स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें कंपोनेंट्स लगभग 500 हो गए। फिर आपका आया लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, लगभग 20,000 कंपोनेंट्स एक साथ लगाए जाने लगे एक सर्किट में। फिर आया वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, 10 लाख तक। फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे IC में एक साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स मर्ज किए जा रहे हैं, इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो कंप्यूटर का आकार है वो पहले एक कमरे के बराबर हुआ करता था, आज वही कंप्यूटर आपके हथेलियों में आ गया है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? इसके पीछे है IC इंटीग्रेटेड सर्किट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स एक छोटे से सर्किट में ही लगा दिया जाएगा, तो कितना आसान हो जाएगा काम करना। क्यों? क्योंकि सर्किट का आकार धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो ये IC की वजह से ही कंप्यूटर का आकार आज के डेट में आपको देखने मिल रहा है छोटा हुआ। चौथा जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर और IC की ही 4th जनरेशन VLSI आ गई। फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स वगैरह का प्रयोग किया जाने लगा चौथी जनरेशन में। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, ये दो प्रकार के इंटरफेस पे सॉफ्टवेयर काम करता है। जब हम सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पर TUI का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर कीबोर्ड के अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज की जाती हैं, वहाँ पर GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। तो चौथी जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया है। सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, वही सिलिकॉन जर्मेनियम से बनी हुई सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग चौथी जनरेशन में होने लगा। और चौथी जनरेशन में कैलकुलेशन में टाइम अब पिको सेकंड में लगने लगा। तो और उदाहरण आप देख सकते हैं, एप्पल और IBM के ही पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। तो ये आपकी चौथी जनरेशन है जिसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर
5वीं जनरेशन जो अभी चल रही है, हम 6वीं भी मान सकते हैं, पर 5वीं जनरेशन जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, SI, लैपटॉप, इंटरनेट, इन सब का टाइम पीरियड आ गया। इंटरनेट और मल्टीमीडिया का प्रयोग होने लगा। ऑप्टिकल डिस्क या वर्चुअल डिस्क, आपने देखा होगा CD वगैरह प्रयोग होती हैं, तो ये प्रयोग होने लग गई और फैक्टो सेकंड में कंप्यूटर कैलकुलेशन करने लगा। इसका उदाहरण सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो आप लोग नाम सुना होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं, वही सुपर कंप्यूटर 5वीं जनरेशन में प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार ये आपकी कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं कि कितने 5 प्रकार की पीढ़ियां हमने देखा। पहली 1942 से 55, दूसरी 56 से 65, तीसरी 66 से 75, चौथी 76 से 89 और 5वीं जो 90 से कंटिन्यू अभी चल रही है। तो आप इस पे याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निर्वात नली का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया। वैक्यूम ट्यूब इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। दूसरा पेपर टेप, तीसरा मैग्नेटिक डिस्क, चौथा असेंबलर कंपाइलर, IC, सेमीकंडक्टर मेमोरी, इंटरनेट, मल्टीमीडिया। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम। आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। कंप्यूटर जनरेशन एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से प्रश्न आने तय हैं। आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने देख लिया कंप्यूटर की जनरेशन, हमने कंप्यूटर होता क्या है ये जाना। अब कंप्यूटर बना कैसे है, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें 3 मेन यूनिट होती हैं। 3 यूनिट जो मेन है, सबसे पहला है इनपुट यूनिट, बीच में सिस्टम यूनिट। ये वो सिस्टम नहीं है जो आप लोग जानते हैं, वो सिस्टम यहाँ पर भूल जाइए, बनाते रहिएगा अपना सिस्टम। यहाँ पर जो सिस्टम वो मेन इंपॉर्टेंट है। तीसरी है आउटपुट यूनिट। ये 3 मेन यूनिट होती हैं आपके कंप्यूटर के अंतर्गत। ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है। सबसे पहला इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट इज यूज्ड टू एंटर एनी कमांड और इंस्ट्रक्शन। किसी भी कमांड या निर्देश को देने के लिए इनपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। वहीं आउटपुट यूनिट इज यूज्ड टू शो और डिस्प्ले रिजल्ट। आउटपुट यूनिट का प्रयोग डिस्प्ले कराता है, रिजल्ट परिणाम को प्रदर्शित करता है। तो ये परिणाम जो आपको रॉ डेटा यहाँ से मिला दिया था, वही इंफॉर्मेशन के रूप में मिला। तो कैसे पॉसिबल हुआ? बीच में हो रही है प्रोसेसिंग। इसी प्रोसेसिंग का काम करता है सिस्टम यूनिट, जिसे हम CPU भी कहते हैं, जिसे हम CPU भी कहते हैं। अब ये CPU में मेनली 3 छोटे छोटे और ब्लॉक हैं। ये 3 छोटे छोटे ब्लॉक इस सिस्टम यूनिट के अंतर्गत होते हैं जो प्रोसेसिंग में मदद करेंगे। सबसे पहला है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दूसरा, एक सेकंड, दूसरा कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है। तीसरा मेमोरी यूनिट। आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा तीनों के बारे में। पहला है ALU। पहले का नाम ALU, नाम ही पता चल रहा है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये काम कैसे करेगा? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट काम करता है आपका
किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे जोड़ हो, घटाना हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म करेगा वो है एएलयू। वहीं कंट्रोल यूनिट आपका सारे कमांड जो भी दिए गए हैं, जो भी प्रोसेसिंग चल रही है उसको नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल यूनिट। जबकि मेमोरी यूनिट परमानेंट या टेम्परेरी तरीके से डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पूरा आपका ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। इनपुट यूनिट होती है, सिस्टम यूनिट होती है और आउटपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट से डेटा इंटर हुआ, प्रोसेसिंग हुआ आपका सिस्टम यूनिट में और आउटपुट दिखा आपका आउटपुट यूनिट से। तो ये है आपका कंप्यूटर ये आपका कंप्यूटर का इनपुट यूनिट, वह यूनिट जिसके द्वारा कमांड या इंस्ट्रक्शंस को दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर, ये सारी बातें हम आगे क्लास में करेंगे, इसलिए अभी यहाँ पर मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगला है आपका आउटपुट यूनिट, जिसके द्वारा जो भी डेटा प्रोसेस हुआ गया है उसके बाद उसका रिजल्ट दिखाने के लिए प्रोसेस करके रिजल्ट जो दिखाता है वो है आपका आउटपुट यूनिट। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब आपके आउटपुट यूनिट हैं। और आपका सिस्टम यूनिट आप देख ही चुके हैं। सिस्टम यूनिट में 3 भाग होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। ये सिंपल सा, ऐसा कुछ विशेष पूछा नहीं जाएगा। मेंस में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। गति, स्पीड बढ़िया है। एक्यूरेसी, एक्यूरेट ज़्यादा है हमारा कंप्यूटर, एरर होने की संभावना कम रहती है। डिलीजेंसी, सक्षम है, कोई भी काम, कोई भी टास्क दे सकते हैं आप। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, स्मरण शक्ति है, स्टोर करके रखता है डेटा को। वर्सेटैलिटी, बहुत सारे कामों में आप देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर से प्रयोग ना होता हो। ऑटोमेशन, स्वतः चालित और स्टोरेज कैपेसिटी। आप ये सारी चीज़ें, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपका मेंस में प्रश्न आ जाता है कंप्यूटर जनरेशन से ही रिलेटेड, तो आप उसमें जो भी लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन आप कुछ चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं कंप्यूटर की जनरेशन में अंतर दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए एक हमने ये बनाया, ये अलग अलग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, हर जनरेशन है। जनरेशन के साथ साथ अगर जो हम मान लेते हैं इसको, ये है आपका स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। हर जनरेशन के साथ आप देख लीजिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती ही गई है। या देख लें उल्टा इसको हम बना दें इधर से, तो टाइम का दिखा सकते हैं, कैलकुलेशन टाइम कम होता गया है। आकार दिखा दें, आकार भी हम दिखा सकते हैं तीसरा डायग्राम बनाकर कि आकार भी छोटा होता गया। तो इस प्रकार हम कंप्यूटर जनरेशन्स को मेंस में ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं और साफ साफ एग्जामिनर को समझ में आएगा कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है। इससे आपकी क्रिएटिविटी का पता चलता है कि कैसे आप उत्तर को लिख सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं मेंस के दौरान। तो हमने इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट बाद में हम बात करेंगे, कंप्यूटर की विशेषताएं, जनरेशन। अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। सबसे पहले कंप्यूटर के प्रकार में 3 आधारों पर बांटा गया है। कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ, पहला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव। तो कार्य के आधार पर, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर 3 आधारों पर कंप्यूटर को बांटा गया है। पहला कार्य के आधार पर बेस्ड ऑन फंक्शन, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कार्य के आधार पर 3 हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग जो एनालॉग सिग्नल्स पे बेस्ड होंगे, डिजिटल
जो डिजिटल सिग्नल्स पर बेस्ड होंगे हाइब्रिड, जिनमें दोनों कंप्यूटर का एक साथ कंबाइन वर्जन बनाया जाएगा, वो है हाइब्रिड, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी। दूसरा, साइज के बेस पे माइक्रो सबसे बड़े हैं, मिनी उससे छोटा, मेन फ्रेम माइक्रो सबसे छोटा, मिनी उससे बड़ा, मेन फ्रेम उससे बड़ा, सुपर कंप्यूटर अभी तो सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े। फिर है आपका सामान्य उद्देश्य के आधार पर जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, दो प्रकार से। तो हम एक एक बात कर लेते हैं। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो आपकी ताप, दाब, लंबाई हैं, जो भी आपकी भौतिक राशियां हैं, उन पर आधारित होते हैं, एनालॉग सिग्नल पर बेस्ड होते हैं। इनका उपयोग वहाँ होता है जहाँ पर कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नीडेड, वहाँ पर आपका कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर प्रयोग किया जाएगा। अब एनालॉग सिग्नल्स पर बेस्ड होते हैं, ये आपको पता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग सिग्नल्स कैसे होते हैं? तो एनालॉग सिग्नल्स आपके कंटिन्यूस इन नेचर होते हैं। ये आपके एनालॉग सिग्नल है, जहां पर हर एक समय उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलती जाएगी। हर एक टाइम पीरियड पर कुछ ना कुछ वैल्यू आपको एनालॉग सिग्नल्स की मिलती है। तो ये जो एक कंटिन्यूस नेचर में होते हैं वो होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। साइन वेव जैसा बना हुआ है एनालॉग सिग्नल। जैसे एनालॉग थर्मामीटर, आपका गाड़ी का आपने देखा होगा स्पीडोमीटर, वो एनालॉग सिग्नल है। जो कांटे वाली चीज़ें दिख रही हैं वो एनालॉग है। वहीं आपका डिजिटल सिग्नल, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हैं, और डिजिटल सिग्नल्स बनते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में। ये आपके डिजिटल सिग्नल्स की आपने देखा होगा। जैसे आजकल गाड़ी में स्पीडोमीटर हमारा जो आने लगा है वो डिजिटल आने लगा। डिजिटल वॉच है, टाइम आपको 11:12 है, एग्जैक्ट 11:12 बताएगा। जबकि एनालॉग कंप्यूटर में 11:12 आप समझ नहीं सकते थे जो टाइम पीरियड है वो किस दोनों कांटों के बीच में है, तो एक्यूरेट उसका टाइम पीरियड हम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए डिजिटल सिग्नल्स बनाए गए। तो डिजिटल और एनालॉग में यही अंतर था कि एनालॉग में हम एक्यूरेट डेटा नहीं प्राप्त कर सकते थे, जबकि डिजिटल सिग्नल एक्यूरेसी के मामले में बेहतर है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नल्स का प्रयोग करना चालू किया। अब है आपका इन दोनों से मिलाकर बना हुआ तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें दोनों के गुण हैं। आपने देखा होगा आईसीयू में मॉनिटर जो रखा रहता है उसमें फ्लक्चुएशंस भी चलते रहते हैं, साथ ही साथ उसमें नंबरिंग भी आती है 96, 95, 94। तो उसमें आपको एनालॉग सिग्नल भी दिख रहा है फ्लक्चुएशंस के रूप में, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल नंबर के रूप में दिख रहा है, 0 1 के फॉर्म में रहता है। तो देखिए आप, एनालॉग भी मिला, डिजिटल भी मिला, मतलब हाइब्रिड है वो कैसा है? हाइब्रिड मॉडल है। पेट्रोल पंप में आप पेट्रोल डलाते हैं, लीटर में पैसे दिखते हैं आपको डिजिटल में, तो दोनों एनालॉग और डिजिटल। तो इस प्रकार जो दोनों का काम करता है वो कहलाता है आपका हाइब्रिड सिग्नल, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग सिग्नल में एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल सिग्नल्स पे डिजिटल कंप्यूटर, और दोनों का काम जो करेगा वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपका पहला प्रकार। फिर बात करें बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन साइज पहला माइक्रो कंप्यूटर। ये आकार में सबसे छोटे होते हैं, जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, ये सब कुछ क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर। जो मेनली एक टाइम पर एक ही व्यक्ति इस पे काम करता है वो है आपके माइक्रो कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलेस्ट इन साइज माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद इनसे बड़े होते हैं आपके मिड रेंज कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर।
ये मध्यम आकार के होते हैं। इनको मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है, मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। ये उनकी तुलना में ज़्यादा बेहतर होते हैं। संग्रहण क्षमता और कार्य करने की गति भी सामान्यतः ज़्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर, फिर एक समय पे एक से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े ऑफिसेस में, बैंक्स में जो कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है मिनी कंप्यूटर। अब बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, शुरुआत में ये सबसे बड़े आकार में आपको दिखेंगे। इनके संग्रहण क्षमता भी अधिक है। कई सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं। ये हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आखिरी है आपका सुपर कंप्यूटर, आकार में सबसे बड़े, सबसे महंगे, संग्रहण क्षमता अधिक। इनकी जो गणना की जाती है वो लिख लीजिए। इनकी गणना की जाती है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लॉप्स में इनकी कैलकुलेशन की जाती है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लॉप्स में इनकी गणना की जाती है। एक साथ कई व्यक्ति काम कर पाते हैं। जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो वेदर रिसर्च है, स्पेस रिसर्च है, डिफेंस है, हर जगह आपके जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें प्रयोग किया जाता है आपका सुपर कंप्यूटर। अब आखिरी है उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस मेनली दो ही प्रकार से हैं। पहला है जनरल पर्पस, दूसरा है आपका स्पेशल पर्पस। दो हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, या सिंपल सा कहें तो माइक्रो कंप्यूटर, या एक हद तक माइक्रो और मिनी दोनों को आप रख सकते हैं। माइक्रो और मिनी इन दोनों को आप रख सकते हैं। जनरल पर्पस में वहीं मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, इनको आप रख सकते हैं स्पेशल पर्पस में। ये आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। फिर है भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया ये कहा जाता है विजय भाटकर को। विजय भाटकर फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया माने जाते हैं, याद रखिएगा। और इसका विकास शुरू हुआ सर्वप्रथम 1980 के दशक में नाल के द्वारा फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर बना था। फ्लो सॉल्वर 1986 में बना, 1986 पर ये बना। लेकिन इस मेनली जो पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन, तो वो है आपका परम 8000 जो 1991 में बना। इसको बनाया सीडैक जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एक सेंटर है, 1988 में इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। यही बनाता है परम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर बनते हैं। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर जो भी बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं सीडैक के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसने अभी पारस और पारुल नाम के दो सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो सुपर कंप्यूटर से ही संबंधित थे। आपको कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, इनके भी आपको उत्तर देने हैं। पहला मैं आपको बता देता हूं, याद रख लीजिएगा। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अगर जो आपसे पूछा जाएगा विश्व में कौन सा, तो इसका नाम, और इंडिया में कौन सा, तो इसका नाम। विश्व में है आपका एल कैपिटन यूएसए का अभी रिसेंट में, और इंडिया में ऐरावत। ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। तो याद रखिएगा एल कैपिटन विश्व में और इंडिया का ऐरावत। पूछा जाए कि विश्व में सुपर कंप्यूटर का फादर कौन है, सुपर कंप्यूटर की शुरुआत किसने करी, तो सुपर कंप्यूटर की शुरुआत जो पहला सुपर कंप्यूटर था ये था क्रे फर्स्ट। ये भी यूएसए का ही है और इसको बनाया क्रे रिसर्च कंपनी ने ही, जिसके फाउंडर हैं सेमर क्रे। तो क्रे रिसर्च कंपनी ने ही
विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट बनाया, याद रखिएगा। जबकि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है आपका एल कैपिटन। 2025 में अभी एल कैपिटन, भारत का ऐरावत, ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं। भारत का पहला परम 8000 माना जाता है, जबकि विश्व का पहला माना जाता है आपका क्रे फर्स्ट, जो बनाया गया क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा, यूएसए का ही है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में और कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। अगले लेक्चर में हम कंप्यूटर की डिवाइसेस, जो इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर मेमोरी के बारे में बात करेंगे। आज आप जो भी ये लेक्चर हमने पढ़ा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद करने का ट्राई करिए। धीरे धीरे हमें एक एक टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे। आप बिल्कुल भी तनाव में मत आइए, सब पूरा टॉपिक यहीं पर हम कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज आप इसको याद करिए। कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।